दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन किसे कहते हैं? persistence of vision. That means impression or sensation of an image last in our eyes. हमारी आइज में अगर आपने ये ट्यूबलाइट देख के आँख बंद कर ली तो थोड़ी देर तक आपको ट्यूबलाइट दिखती रहेगी, तो वो कितनी देर तक हमारी आइज में वो एनर्जी या सेंसेशन रहता है? तो इट इज़ फॉर 1/16 सेकेंड. सो दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन. जस्मिता इस बात को रिपीट करो. The impression of image, sir, which is last for our eyes for 1/16 seconds. Yes. So that is the impression or sensation of an object. किसी भी चीज का आप इमेज भी कह सकते हो. Image lies in our eyes for 1/16 seconds. This is called persistence of vision. ठीक है, तो मूवीज आर ए सेपरेट पिक्चर्स. जैसे आपने देखा कि अगर एक पैरेट को और एक केज को घुमाया जाए और अगर आप उसे 24 रोटेशन घुमाएं, यानी तुम्हारी आंखों में 12 बार पैरेट आए और 12 बार उसका केज आए तो 24 पिक्चर्स हो गई. तो उस केस में तुम्हें ये लगेगा कि पैरेट केज के अंदर है. ऐसा हम लोग करके देख भी सकते हैं घर में. ऐसे ऐसे करो, एक कार्डबोर्ड में पैरेट बना लो, एक में वैसा. तो ऐसे ऐसे करते हो कि नहीं? बच्चों के खेल में भी करते हो. तो तुमको लगेगा पेज में कि जो पैरेट है वो किसके अंदर है? केज के अंदर. ऐसा तुमने इसमें देखा भी है कार्डबोर्ड में. ये बहुत सिंपल सी चीज है. तो इफ इन केस ऑफ मूवीज इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ पिक्चर्स, इट इज नॉट ए वीडियो. So when 24 pictures are continuously moved या shown to you within 1 second, then you आप उसको कैसे assume करते हो? It looks as a movie. उसी में नीचे एक लाइन लिखी है, देखो पढ़ो. तो if जो वीडियो हम देखते हैं वो वास्तव में है क्या? So movies are a number of separate pictures. Movies are a number of separate pictures in proper sequence. जो तुम वीडियो भी बनाते हो, तो वीडियो तुम मोबाइल से वीडियो बनाते हो कभी, तो वो लगातार फोटो खींचता रहता है. और वो 1 सेकंड में कुछ ऐसे भी हैं जो 30 फोटो खींचते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 35 खींचते हैं, 25 से सभी ज़्यादा खींचते हैं.
तो जब तुम वीडियो सेलेक्ट करते हो तो उसमें तुमसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी पिक्चर्स पर सेकेंड। तो तुम ज़्यादा फोटो खींचोगे तो उसका ज़्यादा तुमको जीबी या डेटा कंज्यूम होगा, तुम्हारा मेमोरी ज़्यादा फीड होगा। तो तुम्हें कभी भी 25 से शुरू होता है, 24 दिखाने चाहिए, तो तुमको 25 भी सेलेक्ट कर लोगे तो वो वीडियो लगेगा। तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डेटा कंज्यूम ना करके तुम मिनिमम पिक्चर्स पर सेकेंड, PPS कहते हैं, पिक्चर्स पर सेकेंड। तो तुम PPS जब सेलेक्ट करते हो तो 25 पे सेलेक्ट कर लो, तुम्हारी वीडियो कंटिन्यूअस लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि रोबोट की तरह ऐसे ऐसे हाथ आ रहा, वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा 25 की तरह। ठीक है। सो नाउ प्रॉपर सीक्वेंस, इफ 25 दे, ठीक है, इफ 24 पिक्चर्स आर पास्ड थ्रू आवर आइज, हमारी आंखों के सामने से अगर पिक्चर पास की जाए, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, देन इट लुक्स लाइक मूवी। जैसे ही वो पिछला मूवी एक सीन रखा, वो जब उसको हटाएगा तब तक हमारी आंखों में वो रहेगी, क्योंकि थोड़ी देर तक रहेगी, तब तक वो दूसरा ले आया, वो रहेगी थोड़ी देर, फिर तीसरा ले आया, इस तरह से हमको मूवी लग जाती। समझ में आ गई बात? अब देखो, नाउ व्हाट इज ज्योति द एकोमोडेशन ऑफ आवर आई। हमारी आंखों का एकोमोडेशन आद्या क्या है? हाँ बोलिए। Sir, 25 centimeter to outline. Yes, we can see any image lying between infinity पे स्टार है, and up to 25। इससे पहले करोगे तो आपको distinctly लेटर्स नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो हम distinctly यानी अलग अलग एंड क्लियरली कहाँ से कहाँ तक चीजें देख सकते हैं, from infinity to 25 centimeter, and देवव्रत it is called accommodation of our eye, or you can say it as a power of accommodation। और ऐसा हमारे क्रिस्टलाइन लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। जहाँ इमेज हम आँख से देखते हैं वो वहीं रेटिना पे, उसका ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी होगा उसकी इमेज वो रेटिना पे ही बनाते हैं। तो लिखो, वी कैन सी objects from infinity to 25 centimeter distinctly मतलब अलग अलग। अगर 2 स्टार है तो वो हमें 2 स्टार दिखेंगे। ये समझ में आ गई बात कि नहीं? सो दीज आर, एक नहीं दिखेगा, वो डिफ्यूज्ड भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल हर चीज अलग अलग दिखेगी, डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली। डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली हम कोई भी चीज देख सकते हैं अगर इनके बीच से सारे डिटेल के साथ। दिस इज कॉल्ड इस accommodation of our eye। Sir, persistence का मतलब क्या होता है? Persistence। Persistence का मतलब रहना, कितने समय तक कोई विजन हमारी आंखों में बना रहता है। Sir, accommodation। एकोमोडेशन का मतलब है समंजन क्षमता, किसी चीज को अपनी आंखों में अकोमोडेट करना। तो तुम अगर कहीं देख रहे हो तो तुम यहाँ की चीज को भी अपनी आंखों में अकोमोडेट कर सकते हो, और जो स्टार है वो भी तुम्हारी आंखों में अकोमोडेटेड है, वो सब चीजें तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। जैसे घर में एकोमोडेशन है तो उसको भली प्रकार से रखते हो तभी तो कहते हैं एकोमोडेशन। ऐसे तो नहीं कि किराएदार आया तो भगा देने को तो एकोमोडेशन नहीं कहते हो। तो ऐसे ही तुम्हारी आंखें किन किन चीजों को भली प्रकार से देख सकती हैं। दे हाउ what is the range of our eye, so they can very well see, they can see clearly and distinctly। अगर 2 डिफरेंट फाइन लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो तुम यहाँ तक भी देखोगे तो तुमको 2 लाइन फाइन दिखेंगी, यहाँ दिखोगे तो अरे दिख नहीं रही है, फाइन नहीं है, ठीक है, ऐसे लगेगा कि नहीं? तो 2 लाइनों को 2 लाइन देख पाना और डिस्टिंक्टली देख पाना, क्लियरली देख पाना, ऐसा हम 25 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं इन्फिनिटी से। तो इसको कहते हैं रेंज ऑफ आवर आई, हमारी आंखों का परास है, या फिर इसको कह सकते हो इट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आवर आई।
कहाँ से कहाँ तक वे देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ accommodation of our eye. So this is also called range of our eye. ये range भी है, ठीक है? This is called range of our eye. Now, Palak, the far point of eye क्या है बोलो? The far point of healthy eye क्या है? Is infinity. And Shreya, near point of our eye and of our eye is 25 centimeter. Sorry, what is the least distance for distinct vision? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा हमारी आंखों के लिए क्या है? सर 25 सेंटीमीटर। हाँ, उससे कम में लाओगे तो नहीं देख पाओगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी आईज बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, वो 15 सेंटीमीटर को भी रखेंगे। 3-4 साल के बच्चे तो कोई चीज़ देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते। जैसे जैसे हेल्दी हो जाएंगे 16 to 18 ईयर्स के होने के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तब फिर ज़्यादा पास रख के नहीं देख सकते हो। और फिर एक हेल्दी ह्यूमन आई जो है उसकी तो 25 भी है, ठीक है। सो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? 25 सेंटीमीटर। यस, इसको लिख लें। वही नियर पॉइंट भी है। नियर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस of distinct vision. आप एक चाहे तो पेपर पे 2 लाइन ड्रॉ करें और आंख के पास लाए, बहुत आंख के पास लाने पे वो 2 लाइन फाइनल नहीं दिखेंगे आपको, डिफ्यूज दिखेंगे कि नहीं? लेकिन 25 पर रखने पे 2 लाइन ही दिखेंगी और पास लाने पे ब्लर दिखेंगे। तो वो लीस्ट डिस्टेंस नहीं है ना जब तक हमें डिस्टिंक्टली ना दिखें अलग अलग, ये चीज है। अब देखो तो यहाँ पर पलक ये जो ये केज वाला एग्जांपल है, इससे क्या दिखाने की कोशिश की गई है? जो केज है जिसमें वो घूम रहा है, सर ये अगर कोई चीज़ को घुमाएंगे तो वो एक क्रिएट कर सकते हैं। रिया बोलो। सर जब हम लोग एक चीज़ को 24 से ज़्यादा 1 सेकंड 20 से ज़्यादा टाइम मूव करते हैं 1 सेकंड में, तो फिर हमें मूवी की तरह दिखने लगता है। तो इस जो केज और पिजन वाला सिस्टम है, इसको हमें कितने रोटेशंस पर सेकंड करना होगा? सर 24। अच्छा हाँ, दे बोलो कितने रोटेशंस पर सेकंड करें कि हमें ये मूवी लगने लगे? सर 20। सर हाँ, सर बोलो। मोर देन 16। अच्छा बोलो आद्या। हाँ हाँ बोलो। सर 1/16 सेकंड्स करने हैं। 1 25। ओके ओके। आप बोले लक्षिता। सर 25। अच्छा देवव्रत। सर मोर देन 24 टाइम्स। हाँ मयंक। सर 25। आयुषी बेटा। सर 1/6। करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा कि 12 बार घुमाओ, तो जब वो चीज 12 बार घूमेगी तो 12 बार पिजन आ जाएगा 180 डिग्री रोटेशन में, और 12 बार उसका केज आ जाएगा, तो टोटल 24 हो गया, 24 पिक्चर्स। तो 24 होने चाहिए। तो जैसा आयुषी ने हम सब लोगों को बताया कि 12 रिवोल्यूशन पर सेकंड का, और सही बात भी है, जिसने प्रैक्टिकल किया वो जानता होगा कितनी बार रोटेट करना है। सब तो नहीं जान सकते, सब सुनने में। तो 24 पिक्चर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए? 12 बार पिजन देखना चाहिए और 12 बार क्या देखना चाहिए? केज। तो अगर एक रिवोल्यूशन करोगे तो दोनों दिख जाएंगे, 180 में केज दिखेगा और एक 180 और हो जाए तो पिजन दिख जाएगा। तो एक रोटेशन में 2 चीजें दिखेंगी, आधे रोटेशन में एक। तो कितने रोटेशन करना होगा? और 12 से ज्यादा 13 और 14 करोगे तो वो भी कर सकते हो, लेकिन 12 तो करना ही होगा, ठीक है कि नहीं? Now some persons can see objects close to them clearly. तो
लेकिन दूर वाले नहीं देख सकते हैं। आई के डिफेक्ट्स क्या होते हैं? डिफेक्ट ऑफ आई, जैसे मान लो आयुषी को हमने पीछे बैठा दिया और ये कहें भाई सर हमें बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो जो दूर की चीज ना देख सके, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, कहेंगे सर आगे बैठा लो हमें बोर्ड नहीं दिखता है, तो उनको मायोपिया कहा जाता है। सो उस चीज को क्या कहते हैं? द पर्सन हु कैन नॉट सी द फारर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट आर हैविंग एन आई डिफेक्ट ऑफ मायोपिया। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो स्टार और ये सब तो देख लेते हैं लेकिन किताब नहीं पढ़ पाते हैं, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को, तो वो हाइपर माइट्रोपिया। तो आई में दो प्रकार की समस्याएं हैं, कौन कौन सी बताइए? मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया। नाउ ठीक है, ये लिखें। सो सम पर्सन्स कैन सी nearby object clearly but cannot see far object. Such eye defect is called, such eye defect या डिफेक्ट ऑफ विजन भी कह सकते हैं, ये विजन में डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड, उसे देवव्रत क्या कहेंगे? जो बोर्ड ना देख सके, सर मायोपिया बोला करो, ठीक है। अभी देखो उसे मायोपिया कहते हैं। सो सच पर्सन, ये चाइल्ड्स में ज्यादा होता है, तो सच पर्सन कैन नॉट सी द बोर्ड क्लियरली, वो बोर्ड को क्लियरली नहीं देख पाएगा इफ ही इज इन लास्ट रो। तो सच पर्सन कैन नॉट सी बोर्ड क्लियरली if sitting in last row. Now, Mayank, what is hypermetropia? Define करो. So some person can, some person. हाँ बोलो. Sir, some person can see object from a far distance, but they are not able to see nearby objects. सही है. This is Object at far distance वो देख सकते हैं, जैसे स्टार को तो देख सकते हैं, but can not see nearby object at 25 सेंटीमीटर, जो रखा हुआ उसे नहीं देख पाएंगे क्लियरली, बुक नहीं पढ़ पाएंगे. Now, sure, such eye defect is called. सर हाइपोमेट्रोपिया। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? हैं? कोई नई टर्म है क्या? डॉक्टर हैं घर वाले? हैं? क्योंकि ये तो कॉमन आई डिफेक्ट है, फिर ऐसे क्यों बोले? चलो कोई बात नहीं। अब आपको इतना ज्यादा मालूम है तो कैटरेक्ट बताइए, व्हाट डज इट मीन बाय कैटरेक्ट? मोतियाबिंद, दादी दादा का ऑपरेशन होता है ना मोतियाबिंद का, क्या होता है बताइए? सर जब लेंस खराब हो जाता है सर। हाँ बोलो। Sir, when we cannot see some object clearly and it see blurry in our eye, then it is known as cataract. बहुत अच्छा। Sir, लेंस के ऊपर एक लेयर आ जाती है, मिल्की लेयर आ जाती है, तो ये बिल्कुल ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है ना उसके ऊपर वाइट वाइट लगने लगे। कैटरेक्ट का मतलब क्या है? कॉर्निया जानते हो? तो कॉर्निया ऑफ आई के ऊपर, ये जो हमारी आई का कॉर्निया है, यहाँ लेंस होता है, तो यहाँ पर एक क्लाउडी लेयर आ जाएगी कॉर्निया पर, उसमें ये चीज आती है मोतियाबिंद। तो वो एक बस मेम्ब्रेन आ जाती है, उसको हटा देते हैं, तो ये इसका ऑपरेशन होता है छोटा सा, और ये ऊपर से एक बस एक ट्वीजर से इसको निकाल देते हैं, तो इसी के ऊपर एक लेयर आ जाएगी, तो उसको पकड़ के जैसे प्याज का छिलका नहीं निकाला जाता है, तो वो सफेद सफेद हो जाता है। लेट अस सी व्हाट इज कैटरेक्ट।
कैटरेक्ट कॉमन डिसीज है जो सभी के दादा दादी का ऑपरेशन एक बार होता ही है। तो अगर आप उनसे पूछोगे जब कोई बूढ़े लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो वो सबसे पहला प्रश्न करते हैं क्या तुम्हारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। तो लेट अस सी व्हाट इज कैटरेक्ट। Now, cataract. According to Apollo ये hospitals, देखो। clouding of the normally clear lens of the eye तो ये जैसे किसी किसी की आई में ऐसे क्लाउडीनेस है तो वो ऐसा लगेगा आपको कि जहां काला होना चाहिए तो ऊपर पूरे में वाइट वाइट है लेकिन काले की जगह पूरा एक तरीके की मेम्ब्रेन है। तो जैसे शीशे में भी तुम रब करो, अभी आईलिड तो बार बार ऊपर नीचे होती है तो क्या वो घिसते घिसते शीशा सफेद नहीं हो जाता? बहुत दिनों तक अगर टेबल टॉप के ऊपर मैडम के स्कूल में ग्लास हो तो वैसे इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, वो धीरे धीरे उसकी ट्रांसपेरेंसी तो चली जाएगी। तो उसके लिए ऊपर की लेयर को अगर घिस दें तो फिर शीशा सही हो जाए। ऊपर की लेयर ही तो खराब हुई है। तो इस चीज को क्या कहते हैं बताओ? ये जो ऊपर आ गया है जहाँ सफेद, इसको कहते हैं मोतियाबिंद या फिर क्या कहते हैं मोती जैसा है, तो इसको कहेंगे कैटरेक्ट कहेंगे। तो किसी किसी की आई में ये इस तरीके का डिफेक्ट होता है, कभी कभी ये बढ़ भी जाता है और फिर होते होते पूरा ही सफेद हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे इनकी आई में हो गया है। तो बढ़ते बढ़ते उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी बढ़ते बढ़ते वो तो सफेद हो ही गई है, हटाना पड़ेगा, वो चीज हट जाएगी ऊपर की लेयर तो पूरा ही सफेद है, स्लेरा भी सफेद हो गया है। नहीं सर ये धीरे धीरे होता है कि एक बार में? 70 से 75 साल तक हो जाता है, फिर कुछ नहीं दिखेगा। इसको हटा दो तो सब दिखने। नहीं सर, मतलब जैसे ये होता है तो ये एक बार में जैसे रात को सोया सुबह ऐसा हो गया? नहीं ऐसे नहीं। 70 इयर्स के बाद धीरे धीरे वो क्लाउडी होने लगेगी, 72 ऐसे फिर धुंधला, फिर कुछ नहीं दिखेगा। आई के अंदर रोशनी नहीं जाएगी। अगर ये चीज हो गई तो जहां से रोशनी जानी वही इससे कारण ब्लाइंड होता है। हाँ? इससे कारण ब्लाइंड। ये ब्लाइंडनेस नहीं है, इसमें तो बस छोटा सा ऑपरेशन वो ठीक कर देगा, कहेगा निकल गई जल्दी, जाओ खेलो कूदो खाओ पियो पढ़ो, बस उसमें एक लेयर हटा देगा। तुम्हारी आई के ऊपर कोई चीज है तो उसको हटा देगा मेम्ब्रेन, जैसे प्याज की एक लेयर तो नई लेयर आ जाएगी। ब्लाइंड तो नहीं होता, ये सबके साथ होगा, हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। सभी को एक बार जीवन में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल में फ्री भी होता है। तो समझ में आ गया ना व्हाट इज कैटरेक्ट? ये इनको मालूम है देवव्रत को, इसीलिए मैं इनसे पूछा। कैटरेक्ट इनके दादाजी का हुआ है तो ये जानते हैं। नाउ इफ सम मिल्की लेयर अपीयर्स ओवर, किसके ऊपर बोलो आयुषी? कॉर्निया। लेंस से बहुत अंदर है, लेंस तो बहुत अंदर है ना, लेंस तक कुछ नहीं पहुंचता। ऊपर आईलिड है, आईलिड इज आल्सो ए शटर। इफ यू क्लोजेज योर आईलिड देन इट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू एंटर इनसाइड इट, है ना। सो ये सेफ्टी भी करती है। सो इफ अ मिल्की लेयर develops over cornea, then cornea at old age, ये हमेशा नहीं होगा, at old age तो क्या होगा बताओ? then person cannot see objects by minor surgery, minor surgery it can be removed। इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको मोतियाबिंद कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे नीचे लिखा गया है पर्टिकुलरली आई बिकम्स फॉगी। सबसे लास्ट वाला पढ़ो जरा, तो कैटरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। नाउ ये वाला एक पैराग्राफ पढ़ना, ये वाला। तो इसमें लिखा है कि क्लाउडी हो जाता है और उसमें देखो कैटरेक्ट लिखा है।
चौथी लाइन पढ़ना, 5वीं लाइन में तो कैटरेक्ट है ना। दिस इज अ लॉस ऑफ विजन, लिखा है, तो दिस इज लॉस ऑफ विजन। इसमें क्या होगा कि दैट इज आई लेंस appears cloudy, so the opaque lens is removed and new artificial lens is inserted। कभी कभी लेंस भी इंसर्ट कर दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेसिक है, वो और सिंपल है। कई बार माइनर सर्जरी अगर अंदर तक पहुंच गया है तो फिर आई लेंस रिमूव करना पड़ेगा, जैसा मोतियाबिंद है। अदरवाइज ऊपर है तो ऊपर का हटा दो तो ठीक हो जाएगा। अलग अलग तरीके का है, लेंस तक भी पहुंच सकता है अगर नहीं ऑपरेट कराया उसको भी खराब कर सकता है। अदरवाइज ये ऊपर तक होता है, बस वो माइनर सर्जरी से ऊपर का निकाले, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, समटाइम्स इट इज एक्सट्रीमली सीवियर इफ इट इज नॉट ऑपरेटेड। यदि तुम इसको ऑपरेट नहीं करोगे तो ये सीवियर हो जाएगा, तो ऐसे समय में इसको ऑपरेट कर लेना चाहिए। ओके, नाउ दैट इज केयर ऑफ आवर आई। Care of the eyes. Eyes are the beautiful organs bestowed to us by God. ये हमको ईश्वर के द्वारा वरदानित एक महत्वपूर्ण अंग है। Now we have to take care of it. हमेशा क्या करना चाहिए? If we have any problem in our eyes, if we have, अगर हमें आई की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके देखें, ऐसे ऐसे करके देखें, दिख रहा है, हाँ ठीक है, उससे तो ये डिफेक्ट बढ़ता ही चला जाएगा। तो यू हैव टू टाइमली इसको इन्फॉर्म, इंटीमेट योर पेरेंट्स दैट आई हैव सच एंड सच डिफेक्ट एंड गो टू सम जो भी और इसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है या फिर ऑप्टिमिस्ट होता है जो आई का मेजरमेंट करेगा कि किस लेंस की। बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट लेंस, हम आई जो ये स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, ये एक गॉगल्स होता है, गॉगल्स का मतलब धूप का चश्मा, और स्पेक्टिकल्स होता है जिसमें पावर होती है। तो आप लोग जो लगाए हो वो स्पेक्टिकल्स हैं, और कभी फैशन में जाना हो कहीं पार्टी में तो हम लोग गॉगल्स लगाते हैं, ठीक है कि नहीं। और अदरवाइज ये स्पेक्टिकल्स हैं जो मैं या आप लगाए हैं, वो सब क्या हैं? स्पेक्टिकल्स। तो इफ वी हैव एनी डिफिकल्टी, ठीक है, व्हाइल सीइंग एनी ऑब्जेक्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड रेंज, हमें मालूम है रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है देन वी हैव टू गो टू आई स्पेशलिस्ट। In seeing objects, then we should visit eye specialist, ठीक है, using spectacles of appropriate lens। उसमें कुछ पावर होती है, जैसे हमने दिखाया था आपको कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, छूने से पता चल जाता है ना। appropriate lens, it can be corrected। जैसे मैं अपना चश्मा हटा दूं तो 3 घंटे पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर हमें तो पूरे दिन पढ़ना, कॉपी चेक करना, यही काम है हमारा। 8 घंटे तो पढ़ने और पढ़ाने का काम है।
तो इसलिए मुझे लेंस की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। अब मैं कितनी भी देर पढ़ूँ मेरे आंखों में समस्या नहीं है, तो किस लिए स्ट्रगल करना, तो कुछ है तो उसको यूज़ कर लें। अदरवाइज़ हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारी माइनर मिस्टेक हो जाती हैं, 2 2 6 हो जाएगा, क्योंकि हम उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं एक ऑर्गन के साथ। और तो मैथ्स में तो बहुत गलती होंगी, दूसरी जगह गलत होंगी, और फिर हेडेक भी होने लगता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और पर्सनालिटी लॉस होता है, हमारे अंदर का जो विल पावर है उसका लॉस होता है, क्योंकि हमारा एक ऑर्गन के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कई जगह इसलिए हमें उसको इंटैक्ट रखना है। और विजन करेक्ट है, हर चीज़ करेक्ट है, तो ब्रेन भी रिलैक्स्ड है, वो उसके साथ स्ट्रगल नहीं करेगा। तो इसलिए कई बार अगर हम लेंस प्रिस्क्राइब करा के भी फैशन की वजह से नहीं लगाते हैं, तो फिर तो भी आई की पावर डिग्रेड होती चली जाएगी। तो अगर ये कोई गलत बात नहीं है, अगर हमको प्रिस्क्राइब है, हो सकता है कुछ समय के बाद आई उसके साथ हैबिचुअल हो जाए या छूट भी जाए वो लेंस, लेकिन जब हमें प्रिस्क्राइब है तो लगाते रहना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज द थिंग्स विल बी मोर डिफिकल्ट, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमें जो लेंस दिया है उसको लगाए रखना चाहिए। अगर आई लेंस लगाते हो तो आपको सपने भी अच्छे दिखेंगे। सपने में भी तो आएंगे ना, लेंस के साथ देखो। नहीं, अब देखो, टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आई। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज, अगर आप सोचो कि डिम लाइट में पढ़ लें देन इट इज ऑल्सो बैड, और धूप में पढ़ लें तो भी सही नहीं है। सो एक्सेस ऑफ लाइट और डिम लाइट बोथ आर हार्मफुल फॉर आईज। टू, इससे आई में स्ट्रेस पड़ता है, टू लिटिल और टू मच लाइट is harmful for our eyes. ठीक है। Sun is powerful lamp और a laser torch. So sun एक powerful है, so इसलिए sunlight is much powerful. सो अवॉइड रीडिंग बुक्स इन सनलाइट, ये नहीं कि धूप में पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा आईज में रोशनी जाएगी, है ना। लेजर लाइट इज मे आल्सो हार्म आवर आईज। लेजर लाइट आल्सो मे हार्म आवर रेटिना। वी शुड use correct posture while reading. जैसे अगर हम एक तरीके से करेक्ट पोस्चर में रीडिंग कर रहे हैं then it is good, okay? और अगर ऐसा नहीं करना चाहिए हमको कि ऐसे लेते हैं और यहाँ पर हम हाथ में एक बुक ले लें कि चलो बुक पढ़ ली जाए, इट इज नॉट द करेक्ट पोस्चर। हम ऐसे पढ़ लें, देन ऐसे केसेस में जो हमारा आई डिफेक्ट हो जाता है। अब कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ऐसे भी पढ़ लेते हैं किताबें, देन इट इज ऑल्सो बैड पोस्चर, बट दिस इज द करेक्ट पोस्चर। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रीड ऑलवेज इन करेक्ट पोस्चर, नॉट इन वैसे कि चलो ऐसे कर लेते हैं, वो नहीं करते। तो उससे क्या होगा, जो रेटिना है वो लंबा हो जाएगा। ऐसा करने से रेटिना इस तरीके से लंबा हो जाता है, क्या हो जाएगा? कोई ना कोई आई डिफेक्ट हो जाएगा। ऐसा करने से रेटिना दब जाएगा। तो दोनों से ही हमें बचना है। और ऐसे केस में फिर हमें ये दबता जाएगा, पीछे से जो फ्लैश है वो उसे दबाता चला जाएगा और ऐसे करने पे लंबा हो जाएगा। इससे आई का करेक्ट पोस्चर है। Now, if some dust falls in our eye, then splash cool water in eyes. Do not rub eyes. ऐसा करने से भी जो तुम्हारा कॉर्निया है वो क्लाउडी हो जाएगा। जैसे शीशे पे डस्ट है और तुम सोचो उसको रगड़ दें तो शीशे पे तो स्क्रैच आ जाएंगे, वैसे ही हमारे आईज में है। So if some dust particle falls
in our eye, then do not rub. रब करने से तो बाहर नहीं निकलेगा, अदरवाइज टीयर्स आर मेड फॉर इट. अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो टीयर्स अपने आप उसको इस कॉर्नर से निकाल देंगे. थोड़ी देर वेट करने पर, नहीं तो स्प्लैश कर लो. सो हमारे आईज में टीयर ग्लैंड्स इसीलिए बने हैं. डू नॉट रब आईज. बेटर splash water on eyes. Now, always read books at normal distance of vision या least distance of vision. Do not keep it too close. बहुत पास नहीं रखना किताबें कि हम देख लेते हैं, तो उससे आईज पर अननेसेसरी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है. बहुत पास नहीं रखना. तो ऐसा कई बार पेरेंट्स ने आप लोगों को बोला भी होगा कि ज्यादा बुक पास नहीं रखो, ऐसा बोला होगा. सो व्हाइल रीडिंग कीप बुक एट लीस्ट डिस्टेंस of distinct vision जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा है. सो हमें उसको कहां रखना चाहिए? दैट इज एट 25 सेंटीमीटर. डू नॉट कीप बुक टू क्लोज टू आईज. बहुत पास नहीं रखो. टू क्लोज टू आईज. इससे क्या होगा? ठीक है. और नॉट टू फार. बहुत दूर भी रखा नहीं, हम तो वहां से पढ़ेंगे, वो भी नहीं. और बुक में लिखा है नॉट टू फार, उससे भी देखा जा सकता है. कुछ ऐसी भी चीजें हैं. इफ वी टेक बैलेंस डाइट रिच विद विटामिन ए. विटामिन ए जैसे कैरेट में होता है, मिल्क में होता है, तो हमारी आइज को, पालक में होता है, स्पिनच में, तो हमारी आइज के लिए अच्छा है. इफ वी टेक बैलेंस डाइट रिच इन विटामिन ए. हम सर्दियों में एक बार दो बार गाजर का जूस पी लें या कुछ ऐसा पी लें, तो उससे क्या होता है कि वो हमारी आइज के लिए सप्लीमेंट्स हैं. अगर कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि रात को नहीं दिखता है, तो उसको रतौंधी या जीरोथैल्मिया कहते हैं. कि रात को ना दिखना, रात को रतौंधी, रात को नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोथैल्मिया कहते हैं. ठीक है ना. अब कुछ लोगों को डिफरेंट कलर्स का अलग अलग नहीं नंबर दिखाए जाते हैं ना स्कूल में, 26 डिफरेंट कलर्स के, तो कुछ लोग नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं. उसमें सभी कलर के पिगमेंट्स होते हैं और एक नंबर, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं. तो ये भी कुछ बीमारियां, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस दिखा देते हैं. कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट होता है, जैसे जिसको देख के हम पता कर सकते हैं. ये देखो, तो अब देखो color blindness. According to Apollo Hospital, a reduced ability to distinguish between certain colors. जैसे ये है, तो अगर इसमें आप तो जो पढ़ पाएगा, इसका मतलब है कि उसको सही से तरीके से दिख रहा है. 74. तो इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, यही चीज है. ठीक है. तो उस ऐसा दिखाया भी जाता है कि पता चल जाए कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है. ठीक है. 5. अब जैसे इसमें दिखाया गया है, यही चीज है. तो बस यही चीज है. तो इफ वी टेक बैलेंस डाइट रिच इन विटामिन ए, देन आवर आइज will remain healthy
एंड पावरफुल, हेल्दी होंगी और पावरफुल, उनका हमारा लेंस प्रॉपर होगा। विटामिन ए, कैरेट, स्पिनच, एग, मिल्क आर द रिच सोर्स। वैसे ग्रीन वेजिटेबल्स भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन है, तो हमें इन सबको खाना चाहिए। ये भी एक केयर है। इन्होंने कहा है ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली एंड कॉड लिवर ऑयल। एक कॉड मछली होती है, उसके लीवर का ऑयल भी बहुत ज्यादा ये रखता है, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या क्या चीजें कही हैं। ब्रोकली तो तुम्हें पता है ना, कॉलीफ्लावर और दूसरी एक ब्रोकली होती है, तो ब्रोकली जैसे हरी हरी होती है, ग्रीन ग्रीन गोभी आजकल आने लगी ना, उसे ब्रोकली कहते हैं। सो दैट इज, पहले तो नहीं आती थी, अभी तुम कभी मॉल में जाओगे तो मिल जाएगी ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल, कॉड लीवर ऑयल। कॉड मछली है लेकिन उसका लीवर है और उसमें तेल होगा, तो इसकी टेबलेट आती है, ऐसे छोटी छोटी टेबलेट होती है, ट्रांसपेरेंट सी आती है, कॉड लीवर की, है ना, वो भी खाई जाती है। इसके अलावा बटर, चीज, कर्ड, पपाया, मैंगो, बटर, वो सब मिल्क के सप्लीमेंट हैं। कर्ड, चीज, पपाया, मैंगो are also rich source of, कुछ लोग जिनको आंखों की समस्या होती है वो सौंफ और मिश्री भी खाते हैं, तो उससे उनकी ठीक हो जाती है आंखें। हमको पता नहीं है लेकिन लोग कहते हैं, तो सौंफ और मिश्री से आंखों को ठंडक तो बहुत मिलती है सौंफ खाने मैं से। तो रोज खाती हूँ, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, तो मैंने इसीलिए क्लेम नहीं किया है, हमने देखा तो नहीं है लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। तो सौंफ और मिश्री, सर जो आपने थर्ड पॉइंट लिखवाया है और जो ये वाला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट तो एक ही है। वी शुड यूज करेक्ट पोस्चर व्हाइल रीडिंग। तो करेक्ट पोस्चर है, और फिफ्थ पॉइंट नहीं, अलग अलग है। ये तो है पोस्चर का मतलब है बैठे कैसे, अब बुक कितनी दूर पे रखें वो चीज है इसमें। अब बैठने के बाद बुक भी तो रखनी है, ये ना। अगर हम लोग सही से बैठेंगे तो फिर हम लोग की सही से दिखाई देगी। सही से बैठें और सही पोस्चर रखें, सही से बैठने पर तो हमारा स्पाइन सही रहेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम सही ब्रेन में जाता है सब कुछ, तो वो ठीक रहना चाहिए। और इसके बाद हमें बुक की भी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी कि टेबल कितनी नीचे है, ऊपर है 25 पे। पोस्चर और डिस्टेंस अलग अलग चीज है ना। देखो, डू यू नो द, अब इसमें दिखाया गया है कि आईज ऑफ बटरफ्लाई कहाँ है। तो एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज, आईज ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल बट दे इनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। तो केकड़ा होता है, क्रैब तुमको मालूम है, ये जो बीच में ऑरेंज कलर का ऐसा केकड़ा होता है, मालूम तो होगा ना, बहुत मछली बाजार में मिल जाएगा, केकड़ा नहीं, क्रैब। तो इसकी बहुत छोटी छोटी आईज हैं, अगर तुम देखोगे तो ये आईज यहाँ पर है, ये ऊपर दो है बहुत छोटी, दिख रहा है क्या, डॉट ऐसे, लेकिन वो और दिख भी नहीं रही होगी किसी किसी को, तो ये है ना। तो एक डॉट है बस क्रैब की, तो वो बुक में लिखा है कि क्रैब की बिल्कुल डॉट जैसी आईज होती है। तो ये क्रैब है और उसकी एक आंख यहाँ, एक आंख यहाँ, ये केकड़ा है। अब देखो इसी तरीके से वो पीछे से भी देख सकता है। बटरफ्लाई हैव लार्ज आईज दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आईज। दे कैन सी नॉट ओनली इन फ्रंट एंड साइड बट द बैक, वो भी पीछे देख सकती हैं। नाइट बर्ड आउल कैन सी वेरी वेल इन नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। ऑन द अदर हैंड डे लाइक बर्ड्स जैसे काइट, ईगल कैन सी वेल ड्यूरिंग डे, वो रात को नहीं देख सकती। उल्लू रात को देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता है। द आउल हैज ए लार्ज कॉर्निया एंड ए लार्ज प्यूपिल टू अलाउ मोर। आउल का अगर आप देखोगे तो आउल के में क्या है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, तो ये है आउल, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। लार्ज नंबर्स ऑफ रॉड्स होते हैं आउल में, तो वो रात को भी देख लेता है। डे बर्ड्स हैव मोर कोन्स
जो दिन में देख पाती। मुर्गा 4 बजे बांग दे देता है, इसका मतलब है उसके रॉड्स ज्यादा है ज्योति की कोण। रॉड्स ज्यादा है तो वो जैसे ही सूर्य की पहली किरण होती है उसको सेंस कर लेगा। तो जो दिन में देख पाते हैं शौर्य, उनके रॉड्स ज्यादा है कि कोन्स? कोन्स ज्यादा है। और उल्लू की आंखों की क्या विशेषता है? रात में लार्ज कॉर्निया है, ठीक है कि नहीं? और लार्ज प्यूपिल है। प्यूपिल का मतलब है कि बहुत यहाँ तक इतना बड़ा प्यूपिल है, ठीक है? लार्ज कॉर्निया एंड लार्ज प्यूपिल है। क्रैब की आंखों की क्या विशेषता है? अच्छा, दैट इज क्रैब की आंखों की बहुत डॉट। और बटरफ्लाई की आई कैसी होगी? 360 डिग्री। ऐसा लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ डॉट मिलकर उसकी इतनी बड़ी आंखें हैं। हमारी आंखों और खरगोश की आंखों में क्या भिन्नता है? व्हाट इज द डिफरेंस शौर्य? सर तो वो एक बार में एक ही आई से देखता है। सर और वो डेप्थ नहीं देख सकते, किसी में गहराई नहीं देख सर सकते। वो पीछे भी देख सकता है बट हम नहीं देख सकते। ये लास्ट क्लास में नहीं रहे होंगे ना, नहीं तो ये भी ज्यादा बता। और हमारा विजन कैसा शौर्य? अभी बताया। सर दोनों से एक बार में देख सकते हैं और सर डेप्थ का भी देख डेप्थ यानी हम एक ही ऑब्जेक्ट को 2 जगहों से देख सकते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट साइड्स ऑफ विजन, जिससे हम एक ही चीज को देखते हैं। तो हम इधर की भी डेप्थ देख पा रहे हैं और इधर की भी। तो इससे हम इसकी 2 विजन है तो उसके डेप्थ का एहसास करा देते हैं हमको, जबकि ये चीज खरगोश में नहीं है। हमारा स्टीरियोस्कोपिक विजन है। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन। वी कैन सी डेप्थ आल्सो। लेंथ ब्रेथ ही नहीं, डेप्थ भी देख पा रहे हैं। तो ये सब डिफरेंट आइज है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। जो कुछ ऐसे लोग हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो कैसे करते हैं? नाउ वो पढ़ लिख तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। क्या तुमने ट्रेन पे यात्रा की है तो ब्रेन लिख देखी है? कुछ कुछ ऐसा उभरा उभरा रहता है। तो हाँ, सीट नंबर और कहीं पर भी जो वॉशरूम है उसके अंदर भी जगह जगह सब ब्रेन लिपि होती है। तो उसमें क्या होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन वो देख तो नहीं सकते बट कैन रीड। अगर उनको पढ़ने को दिया जाए तो हाथ से छू के वो पढ़ तो सकते हैं। रीड एंड राइट। अच्छा, इसकी एक कहानी भी है जो कौन सी है? ब्लैक पिक्चर भी आई थी। कौन एक लेडी थी जो बहुत अच्छा डांस, वो ना सुन सकती थी? हेलन केलर। हाँ, तो ये तुम्हारे में सप्लीमेंट्री बुक भी थी ना, कि एक चैप्टर था हिंदी में ना, जो देखकर भी नहीं देखते। हाँ, और उसने बहुत सारी बुक पढ़ रखी थी। अब जरा देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, कुछ लोग अंधे होते हैं, वो जैसे जन्मांध होते हैं, सूरदास जी, तो उनको कहते हैं कंजीनियल ब्लाइंड। दैट इज ब्लाइंड फ्रॉम मदर्स वॉम्ब, माँ के गर्भ से ही। कंजेनियल जो जन्म से हो उसको कहते हैं कंजीनियल ब्लाइंड, ठीक है? कैसे रखे होते हैं ब्लाइंडनेस है, कभी कभी तो ये हायरार्कियल होता है, यानी इनहेरिटेंस। उनके पेरेंट्स में कोई ब्लाइंड है तो भी ब्लाइंड हो जाते हैं, या फिर किसी और डिफेक्ट की वजह से हो जाते हैं। लेकिन जन्म से अगर अंधे हैं तो सच ब्लाइंडनेस कैन नॉट बी करेक्टेड, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग कॉर्नियल ब्लाइंड होते हैं। तो जैसे अगर हम अपनी आइज को डोनेट करें तो हमारी 2 आइज 4 लोगों को ठीक करती हैं। एक आई, एक उसकी कॉर्निया, जो कॉर्नियल ब्लाइंड है वो कॉर्नियल ब्लाइंड को ठीक कर देगी, और आई से एक और। तो एक आदमी को जब आई दी जाती है तो एक ही आई दी जाती है, दोनों नहीं दी जाती कि किसी ने डोनेट की लाओ दोनों तुम्हें लगा दें, क्योंकि बहुत लोग देखने वाले, दान देने वाले कम लोग हैं। तो इस वजह से हमारी एक आई से 2 लोग ठीक होते हैं। एक कॉर्निया भी तो है ना, तो जो कॉर्नियल ब्लाइंड है उसको कॉर्निया लगा दी जाता है, और पीछे का जो स्फीयर है वो किसी और को लगाया जा सकता है। तो 4 लोगों को हम रोशनी दे सकते हैं। और यदि 4.5 घंटे तक आंखें खराब नहीं होती, मृत्यु के बाद अगर कोई निकाल ले तो लगाया जा सकता है। तो हमें समय पे डॉक्टर को इंटीमेट कर देना चाहिए। अब यहाँ देखिए, सच पर्सन्स कैन किसी भी तरीके से ब्लाइंड हो सकते हैं।
इफ दे आर विजुअली इम्पेयर्ड देन दे मे हैव लिमिटेड विजन, हो सकता है वो थोड़ा देख पाते हो, बट दे कैन फील बाय फिंगर, दे कैन फील द वर्ड्स। तो उनके फील करने के लिए राइट में एक लिपि दे रखी है कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, तो आप देखोगे तो उसी तरीके से है। नाउ दे ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस, वो केयरफुली आवाज सुनते हैं, देख तो सकते नहीं है, ठीक है कि नहीं, तो वो आवाज सुनते हैं आपकी, उसी से पहचानने की कोशिश करते हैं। दे develop senses more sharply, however additional resources can enable them। जिसका ये फिफ्थ ऑर्गन काम नहीं करेगा उसके अदर ऑर्गन्स पावरफुल हो जाते हैं। जैसे आप राम भद्राचार्य एक जो है नहीं, राम मंदिर के एक संत हैं, न्यूज में नहीं आते, बहुत मोटे मोटे हैं, गेरुए वस्त्र पहनते हैं, तो वो तो कदम से पहचान लेते हैं कौन आया है। तो जैसे वहां पर वो एक एक्ट्रेस भी गई थी इस बार, कौन गई थी उनसे मिलने के लिए, ठीक है, तो वो पहचान लिया उन्होंने कि किसके कदम की आवाज है, चलने से, ठीक है। नाउ एडिशनल रिसोर्सेस कैन एनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी फर्दर, तो उनके दूसरे ऑर्गन्स अच्छे काम करते हैं। अब जरा देखो, नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स, ऐसा करने के लिए उनको कुछ एड्स दिए जाते हैं, जैसे सेंस ऑफ हियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एड्स दिए जाते हैं, विजुअल एड्स, कुछ ना कुछ आंखों में भी ऐसा दिया जाता है कि ज्यादा रोशनी जाए, कुछ ना कुछ उनको ऐसे एड्स दिए जाते हैं। और ऐसे भी दिए जाते हैं कि बटन दबा दो तो टॉकिंग बुक्स, क्योंकि वो सुन सकते हैं, तो ऐसी भी बुक्स आती हैं कि बटन दबा दबा के वो चीजें सुन तो सकते हैं ना कम से कम। तो हम लोग की पढ़ने वाली बुक है तो उनकी टॉकिंग बुक्स होती है, तो सुन सुन के याद करेंगे, जितनी बार बटन दबाएं सुनते रहो, याद करते रहो। सिर्फ टेक्चुअल एड्स क्या होते हैं? टेक्चुअल एड्स दैट इज यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, यूजिंग द सेंस ऑफ टच, जो टच से हो टेक्चुअल एड, तो वो ब्रेन लिपि वाली बुक, जो टच से हो तो टेक्चुअल एड। अब ये चीजें हो जाएंगी। अब जैसे उनसे कहो कि कैट मीन्स बिल्ली, तो फिर वो कहेंगे बिल्ली क्या होती है, बिल्ली ला के छुआओ, कहेंगे एल फॉर लॉयन, तो लॉयन क्या होता है, अच्छा भी लॉयन लाते हैं तुमको छुआते हैं। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ, उन्होंने लॉयन कभी देखा नहीं है। अगर तुम उनको बोलोगे कि लॉयन, एल फॉर लॉयन, तो वो कभी नहीं जानेंगे कि लॉयन क्या होता है, उन्होंने कभी लॉयन देखा नहीं, वो लॉयन और हाथी में ही नहीं जान रहे कि क्या है। ऐसे में अगर कोई एक वर्ड लॉयन आ गया तो उनका माइंड बार बार स्ट्राइक करेगी, क्या चीज है ये, कोई फ्लावर है कि एप्पल है, ये क्या है लॉयन है, उन्होंने कभी देखा नहीं। तो अब उनको लॉयन कैसे कोई छुआए, उनको हाथी कैसे छुआए, तो पहले उनको साइज दिखाओ कि ऐसा होता है, छू के देखो ये छोटा है, अब ऐसा ही बड़ा होता होगा, कितना बड़ा, इसका 100 टाइम्स, ऐसे उन्हें बताना हर चीज को, तब वो जान पाते हैं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके साथ, कि अगर वो वाटर नहीं जान पाएंगे जब तक हाथ में, तो उनके नहीं डालोगे। फायर, उनको फायर का एहसास कराना पड़ेगा, तो फायर और हीट में अंतर नहीं जान पाएंगे। तो बुक्स में तो हम लोगों के लिए कॉमन है, बट उनके लिए कितनी डिफिकल्टी होती होगी, सोचो जरा। एक पेज में ही ऐसे कई वर्ड्स होते होंगे जो वो कभी भी नहीं जान पाएंगे। इवन वो दो पर्सन के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की वो आवाज से ही कर सकते हैं, फेस तो जानते नहीं। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो टेक्सचुअल एड, ऑडिटरी एड्स, जैसे कैसेट, टेप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स, ये डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हेलन केलर को सिर्फ ये समझने में कि वाटर मीन्स पानी होता है, उसको 12 साल तक का समय लग गया, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाई कि ये वाटर होता क्या है, वो रिलेट नहीं कर पाती थी वर्ड्स को। तो ये भी, तो एक बार जब समझ गई तो फिर पिकअप करने लगी। उसके लिए मूवी बनी है अमिताभ बच्चन की, और एक कोई बंगाल की हीरोइन है, 2 लोग हैं, तो वही हेलन केलर का उसने किरदार निभाया है। Now, that is closed circuit televisions, electronic aid, enlarges printed material with suitable contrast and illumination. तो कई चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड, एनलार्ज प्रिंटेड मटेरियल, कोई चीज अगर कम लाइट है तो ज्यादा बड़ा करके दिखाना किसी न किसी तरीके से। ऑप्टिकल एड इंक्लूड्स बाईफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, tinted लेंसेज, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोप, बहुत सारी चीजें उनके लिए दी जाती हैं। अब जरा देखो व्हाट इज ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या होता है? Louis Braille himself was visually challenged person, developed a system for visually challenged person. So for visually challenged person कौन सा सोर्स है? That is Braille system.
अब ये देखिए रेल सिस्टम में 4, अगर ऐसा करना हो तो 6 चीजें हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये 6 लेटर सिस्टम से चलता है, इसमें C लिखना हो तो यहाँ पर 6 स्लॉट है, इनमें कुछ भी करके बना देंगे, इसको C कहेंगे। इसी तरीके से A तो सिंगल है, बाकी स्लॉट खाली रहेंगे, उसमें कुछ नहीं रहेगा। एक डॉट, नुकीला डॉट रहेगा, छूने से पता चल जाएगा। तो पहला गैप दूसरा, तो वो CA हो जाएगा। अब T अगर उन्हें करना है तो ये सब जगह खाली है, थोड़ा गैप भी रहेगा एक लेटर का। तो T अगर बनाना है तो T के लिए उनको अगर यहाँ ऐसे डॉट मिल जाए तो पहले वो ऐसे छू के देखेंगे C, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे A, कैट, ऐसे। तो उनको फिर कैट पढ़ा दो, फिर म्याऊ म्याऊ ऐसे करो, फिर उनको छोटी बिल्ली दिखाओ प्लास्टिक की, बोलो इसके दिस मच टाइम्स, तब वो समझ पाएंगे। समझ में आ गया ना? सब कुछ बताना पड़ेगा। ऐसे ही कई जगह एंड हो तो कुछ जो कनेक्टिव्स होते हैं उसके लिए बहुत लंबे लंबे AND नहीं लिखाया जाता है, यानी उनको जो शॉर्ट हैंड है उसका भी वो दिया जाता है। अब एंड के लिए वो 3 लेटर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतनी कोई टच करने में कितनी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ये एंड है, ये ब्लैंक रहेगा, इसको एंड। और कॉमा के लिए ये सब ब्लैंक रहेगा, और यहां पर होगा तो कॉमा। इट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल। These are rail system is the raised dot. ये क्या होता है? Raised dot, which occupies any of the 6 places prescribed for it. 6 स्थान है, उनमें से वो चाहे जितने स्थान ले लें, जैसे इसने 5 ले लिए। So it is group of, तुमको मालूम है घड़ी में ऐसे ऐसे पोजीशन होती है, और उसी में तुमने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं देखी है, इसी में 2 भी बन जाता है, 3 भी बन जाता है, ऐसे नहीं बन जाता है। और इसी में 8 भी बना लो, 1 भी बना लो, ऐसी घड़ियां देखी कि नहीं? तो इसी में सब आ जाता है, 1 से 0 नहीं आ जाता है। वैसे इनका सिस्टम भी ग्रुप ऑफ रेस्ड डॉट, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने इसको डेवलप किया, हु हिमसेल्फ वाज विजुअली चैलेंज्ड। विजुअली चैलेंज्ड। अब देखिए ये कहाँ के थे, इसमें कुछ लिखा है adopted. The present system was adopted in 1932. It is called Braille Code for Common Language, Mathematics and Scientific Notation. Many Indian language can be read using Braille system. बहुत सारी चीजें हिंदी लैंग्वेज, देवनागरी, वो सब इससे पढ़ी जा सकती है। तमिल भी ब्रेल सिस्टम पर चल जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। It was accepted in 1932. ठीक है। Many Indian languages also can be read using it. Visually impaired person learn the Braille system by beginning with letters, then special characters and letter combination. पहले letter सीखेंगे, फिर शब्द सीखेंगे। Method depend upon recognition by touching. Each character has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machine. कई बार इसे पीछे से बड़े बड़े कार्ड में डॉट लगा लगा के भी बनाया जा सकता है, और कई बार मशीन ही रेस कर देती है, तो वो फिर दबाने से हटेगा नहीं। कार्ड बोर्ड होते मोटे मोटे पेपर होते होंगे। सर वहाँ पे एक्सेप्टेड की जगह अडॉप्टेड भी आ सकता है? अडॉप्टेड ही, सर इट वाज एक्सेप्टेड, सर बुक में लिखा है अडॉप्टेड। अडॉप्टेड लिखो। चलो, तो ब्रेल सिस्टम कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन। टाइप राइटर भी होते हैं इसके लिए, वो जो उसमें टाइप कर देंगे। जैसे हेलन केलर आपके में दिखाया गया है, सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट्स। तो दिवाकर, ए चाइल्ड प्रोडिजी, हैज गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज ए
सिंगर, तो एक छोटी प्रोडिजी का मतलब देख लें। प्रोडिजी मीनिंग अनयूजुअली गुड एट समथिंग, यानी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली, विथ एक्यूट शार्पनेस, एक्यूट माइंड। तो ऐसी वो थी, विलक्षण बुद्धि की थी। तो रविंद्र जैन born completely visually impaired obtained his संगीत प्रभाकर डिग्री from Allahabad. He has shown his excellence as a lyricist singer. रविंद्र जैन की बहुत सारी है, तुम जानते हो हिंदी संगीत में बहुत सारी पुरानी जो पिक्चरें बनी सब रविंद्र जैन उसी के संगीतकार रहे हैं और वो ब्लाइंड थे। इसके अलावा हेलन केलर कहाँ की थी, वो भी ऐसे दिवाकर के बारे में बताया गया है। और आगे बताया गया लाल अडवाणी विजुअली इम्पेयर्ड, established association for special education and rehabilitation of disabled in India. Besides this, he represented India on rail problems UNESCO में। तो कई नाम दिए गए हैं। अब हेलन केलर का भी नाम आ रहा है। हेलन केलर ने क्या किया, अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर रही हैं, ऑथर भी हैं, लेखिका भी हैं, लेक्चरर भी हैं। is perhaps the most well-known and inspiring visually challenged person. She lost her sight when 18 months में तो आंखें खो दी, but because of her resolve and courage, she could complete her graduation from a university. She wrote a number of books, including the story of my life, जिसको लोगों को पढ़ाया जाता है। इतना ही रखिए, कल हिस्ट्री करेंगे। Thank you so much. Okay, welcome. वेलकम बेटा, वेलकम।